Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी सबसे पहले कैसे फसल को उगाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। यानी पहेली और बूझो गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर गए। उनके अंकल एक फार्मर थे, तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा। ये सारे फील्ड उन्होंने ये सब चीज़ें फील्ड में देखी। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। यानी हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, उन सबको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी वो काम कर पाएंगे। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो अब आप याद करो, आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि वो एक प्रोसेस करते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। तो वो कौन सी प्रोसेस है? तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। पर जो एनिमल्स है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। तो हम जो एनिमल्स हैं इनको फूड कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर ये इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें खाना चाहिए ही क्यों। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि जो भी हमें खाने से एनर्जी मिलती है वही हम यूटिलाइज करते हैं और हमारी बॉडी फिर बाकी सारे फंक्शंस करती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। तो ये सब चीज़ें में एनर्जी लग रही है और एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है या फिर दोनों से मिलता है। आगे देखते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पे जो पहेली है वो सोच रही है कि तब तो फूड को बहुत लार्ज स्केल पे यानी बहुत सारा बनाना पड़ता होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। यानी अब देखो हमारे वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, सबको खाना चाहिए, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्शन रेगुलर होता रहे, अच्छे से मैनेजमेंट हो और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। यानी जो खाना हमने बनाया उसका भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। तो अब हम आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। यानी 10,000 BCE तक नोमैड मैन रहते थे यानी आदिवासी। दे वेयर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। यानी वो हमारी तरह क्रॉप्स नहीं उगाते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और जो भी उन्हें प्लांट से मिलते थे वही सब खाते थे। वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, एनिमल्स को हंट करके खाया करते थे। पर फिर बाद में उन्होंने कल्टीवेशन करना सीख लिया और फिर चावल, दाल, वीट और बहुत सारे क्रॉप्स उगाए और इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ क्रॉप। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। यानी जब एक ही तरह के प्लांट्स, सेम काइंड के प्लांट्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तब वो क्या कहलाता है? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। एग्जाम्पल के लिए बात की गई है कि अगर मैं कहूँगी कि वहाँ पे वीट की क्रॉप है यानी वीट की फसल है, तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं सब वीट के हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि ये क्रॉप्स जो है ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब ये क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? इस बात पे कि वो किस सीज़न में उगते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब हर जगह क्लाइमेट कंडीशन सेम तो नहीं होता, केरला में और जम्मू कश्मीर में सेम तो नहीं रहता। जम्मू कश्मीर में बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठंडी होती है, और कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है। तो हर जगह इंडिया बड़ी कंट्री है, इसलिए हर जगह रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सब अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर
देयर इज़ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी वजह से अलग अलग देश के कोने में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रोड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतने सारे अलग अलग हैं पर फिर भी हमने दो कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया है। एक है खरीफ क्रॉप्स और दूसरे है राबी क्रॉप्स। सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी वो क्रॉप जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं वो कहलाते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और ये रेनी सीजन कब होता है? जून से सितंबर के बीच में। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यानी ये जो भी है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स। अब आते हैं राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर से मार्च तक में। ठीक है, तो जो भी विंटर सीजन में उगाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? राबी क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसी। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। और इन सब के सिवाय जो हमारे दाल और सब्जियां होती हैं ये ज़्यादातर समर में उगाई जाती हैं बहुत सारी जगहों पे। अब आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी कौन कौन सी बेसिस प्रैक्टिसेस हैं। तो अब यहाँ पे बूझो ने एक सवाल किया है और उसका जवाब पहेली ने दिया है, तो देखते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। उसने पूछा कि पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। तो फिर पहेली ने जवाब दिया, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को यानी धान को बहुत सारा पानी चाहिए होता है और अब इतना ज़्यादा इरिगेशन तो कर नहीं सकते, इसलिए हम रेनी सीजन में करते हैं कि रेन वाटर से ही उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। यानी ये जो हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं इसमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है और ये बहुत सारी एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो जब आप इन प्रैक्टिसेस को पढ़ोगे तो आप एक बात कॉमन देखोगे कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये जो गार्डनर प्रैक्टिसेस करते हैं यानी बगीचे लगाने वाले माली, और साथ ही साथ अपने घर पे भी आप कोई पौधा लगाते हो तो आप ये सारे प्रैक्टिसेस को रिपीट करते हो। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। These activities और टास्क आर रेफर टू अस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी इन्हीं टास्क और पार्ट्स को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि नीचे दी हुई है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम बीज डालते हैं, फिर हम उसमें खाद डालते हैं, फिर उसमें पानी पहुंचाते हैं यानी इरिगेशन करते हैं, फिर उसको वीड से बचाते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं और लास्ट में स्टोरेज करते हैं। तो अब एक एक को सबसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कैसे सॉइल को हम प्रिपरेशन करते हैं। द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी क्रॉप उगाने से पहले जो सबसे पहला टास्क हम करते हैं वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये एग्रीकल्चर में कि सबसे पहले हम सॉइल को टर्न करें और उसको लूज़ करें। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल लूज़ हो गई तो इसी वजह से वो रूट्स को ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेगी और रूट्स ज़्यादा अंदर तक जाएंगे, जिससे हमारा प्लांट मजबूत होगा। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। और अगर ये रूट्स जो है अगर बहुत ज़्यादा अंदर चली गई फिर भी वो सांस ले पाएंगी क्योंकि सॉइल हमारा लूज़ है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब एक सवाल उठता है कि ये सॉइल के लूजन होने की वजह से रूट्स अच्छे से क्यों ब्रेथ कर पाती थी। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। अब ये सॉइल को हमने लूजन किया तो इससे क्या होगा कि जो भी earthworms है, माइक्रोब्स है, इन सब की ग्रोथ अच्छे से होगी और ये सारे ऑर्गेनिजम्स फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं यानी वो क्रॉप का ख्याल रखते हैं और उसके बदले में वो सॉइल को और लूजन करते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो अब जो है ये सॉइल को हम टर्न क्यों करते हैं, क्यों हम इसे लूजन करते हैं। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms। यानी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि सॉइल में मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं।
इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और एक और बात है कि अगर हम उसमें और डेड प्लांट्स और एनिमल डालते हैं, जब भी सॉइल पे डालते हैं तो वो डीकम्पोज होकर सॉइल में मिलते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ती है। ठीक है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और इसी मेथड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स इनको फिर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ़ायदा हो जाता है प्लांट्स का। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, यानी जो हमारा सॉइल का टॉपेस्ट लेयर होता है जिसे हम टॉप लेयर बुलाते हैं, तो इसमें सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर तक प्लांट की ग्रोथ हो पाती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और जब हम सॉइल को टर्न करते हैं, यानी नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स जो टॉप सॉइल के नीचे बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो ऊपर आ जाते हैं और फिर प्लांट्स उन्हें आसानी से ले पाते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इसीलिए सॉइल को लूजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। यानी जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लॉगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉग, और इसे हम करते हैं एक प्लॉ की सहायता से। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, और ये जो प्लॉ होता है ये वुड और आयरन से बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो उसमें हमें टिलिंग या प्लॉगिंग करने से पहले सबसे पहले उसमें वाटर डालना होता है कि पहले थोड़ी सॉइल सॉफ्ट हो जाए, फिर हम आसानी से प्लॉगिंग कर पाएंगे। द प्लॉट फील्ड्स में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि मिट्टी जो है एक दूसरे से चिपक जाती है और बड़े बड़े क्रम्स बना लेती है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। अब लेवलिंग का मतलब क्या होता है, यानी सॉइल को हर जगह बराबर करना। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे पूरा गड्ढा ही बन गया। तो लेवल करना मतलब हर जगह बराबर रखना, तो उससे सोइंग में भी मदद होती है और साथ ही साथ इरिगेशन में भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। यानी जो हम ये सॉइल की लेवलिंग करते हैं ये एक लेवलर की सहायता से करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जब हम टिलिंग करते हैं तो उससे पहले हम मैन्योर ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है कि जब हम टिलिंग करते हैं तो ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर करते हैं सॉइल, तो इससे क्या होगा कि मैन्योर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा सॉइल से। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग, और इस तरह से सॉइल जो है वो उगने से पहले मॉइस्टेंड भी हो जाएगा। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी जो भी प्रैक्टिसेस हमने ऊपर पढ़े हैं इनमें क्या क्या इम्प्लीमेंट्स, क्या क्या टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अभी हमने पढ़ा कि यानी सीड्स डालने से पहले हमें सॉइल क्लम्प्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ये काम जो है वो बहुत सारे टूल्स की मदद से होता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो और कल्टिवेशन। यानी मेनली जो टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्लो, हो और कल्टिवेटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लॉ के बारे में। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंसेंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। यानी ये जो इम्प्लीमेंट है ये हम पुराने समयों से ही यूज़ करते आ रहे हैं सॉइल की टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, यानी क्रॉप में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, यानी हम सॉइल से जो वीड्स हैं उनको अलग करते हैं और सॉइल को टर्न करते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। यानी ये लकड़ी का बना होता है और बैलों का जो जोड़ा होता है वो इसे खींच के ले जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और इसमें बड़ी सी ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लॉशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। यानी इसका जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे एक वुड टाइप सा जुड़ा रहता है जिसे हम कहते हैं प्लॉ शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब ये जो शाफ्ट है इसके एंड पे एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। और जो दूसरा एंड है वो जुड़ा रहता है बुल के नेक से।
वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लॉ। यानी अगर हमें प्लॉ को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें बस एक बुल्स का पेयर चाहिए और बस एक मैन। द इंडिजीनियस वुडन प्लॉ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लॉ नाउअडेज। यानी पहले हम वुडन प्लॉ यूज़ करते थे पर आजकल में इसे रिप्लेस कर दिया गया है आयरन प्लॉ से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल यानी कि हो पे। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। यानी एक सिंपल सा टूल है जिससे हम वीड्स को हटाते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और इससे हम सॉइल को भी लूजन करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, और ये जो होता है इसमें वुड की बहुत बड़ी वो होता है, रॉड होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। यानी इस तरह का कुछ वो दिखता है, इस तरह का आपने देखा होगा जब भी आप गाँव जाते होंगे कि एक वुड का बड़े सी स्ट्रिप टाइप सी होती है और एक आयरन का प्लेट होता है। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है हो की, जिसे हम हिंदी में कुदाल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कल्टीवेटर पे। नाउ अ डेज प्लॉगिंग इज़ डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। यानी आजकल जो प्लॉगिंग होती है वो प्लॉ से नहीं होती, वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से होती है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और साथ ही साथ टाइम की भी बचत हो जाती है। यानी कि ये मॉडर्न मेथड्स में से है। यहाँ पे है एक कल्टीवेटर ड्राइवन बाई अ ट्रैक्टर। अब हम आते हैं सोइंग यानी कि बीज उगाने पे। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी सोइंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। अब ये सोइंग करने से पहले हम अच्छे हेल्थी सीड्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर सीड्स ही हमारे खराब होंगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद है। इसलिए सबसे पहले हमें हेल्थी सीड्स की ज़रूरत है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड्स। और ज़्यादातर फार्मर्स HYV सीड्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो HYV सीड्स होते हैं इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो अब इनकी ये खासियत होती है कि उगाते हैं तो हम उतना ही है पर ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी ये ज़्यादा यील्ड करते हैं। अब हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स पे। तो यहाँ पे पहेली ने अपना कुछ एक्सपीरियंस लिखा है, देख लेते हैं। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. एक बार मैंने देखा कि मेरी जो मम्मी है वो ग्राम सीड्स यानी ग्राम के जो सीड्स होते हैं उसको वेसल में डाल रही थी जिसमें पानी था, और थोड़ी देर बाद कुछ सीड्स जो फ्लोट कर रहे थे उसको मम्मी ने फेंक दिया। अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। सो आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो ये जो सीड्स हैं वो वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, क्या ये अच्छे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज वुड सिंक। तो ये जो है वो जो सिंक हो गए हैं उससे हल्के या भारी होते हैं। अब ये हल्के हैं तो हल्के क्यों हैं? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड थस लाइटर। तो अब ये जो सीड्स होते हैं ये हॉलो यानी खोखले होते हैं, यानी डैमेज होते हैं और साथ ही साथ खोखले भी होते हैं। अब खोखले हैं इसलिए इनका वेट जो है वो कम है, इसीलिए पानी पे फ्लोट करते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये जो है अच्छे और ख़राब सीड्स को सिलेक्ट करने का बहुत ही अच्छा मेथड है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। यानी सोइंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। यानी मेनली जो हम ट्रेडिशनल टूल यूज़ करते हैं वो एक फ़नल की तरह होता है। ठीक है, द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल। अब यहाँ से इसमें हम सीड्स पोर करते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और ये 2 या 3 पाइप से पास होता है जिसमें शार्प एंड होता है। दीज एंड्स पर्स इन टू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और ये जो है वो अंदर तक पाइप सिचुएटेड होता है और ये सॉइल के अंदर पास कर देता है। देख लो यहाँ पे फनल शेप्ड टूल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है सीड ड्रिल। यहाँ पे एक पिक्चर दी है सीड ड्रिल की। ठीक है, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। यानी जो पहले
हम ये सब मेथड्स करते थे वो फनल वाला, तो आजकल हम क्या करते हैं, हम एक सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं जो कि एक ट्रैक्टर से लगा हुआ होता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसकी ये खासियत है कि ये सारे सीड्स को यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे यानी बराबर दूरी और गहराई पे सिचुएट कर देता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, यानी ये इस बात को भी इंश्योर करता है कि सीड्स जो है वो हमने जो डाल तो दिए पर उसके बाद सॉइल ने उसको अच्छे से कवर भी कर लिया। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब ये इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली तो बर्ड्स उसे खा जाएंगी। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब ये जो मेथड है इससे हमारा टाइम और लेबर दोनों बचता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। तो अब ये अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पास पास में कर दें, किसी को बहुत ज़्यादा पास किसी को बहुत ज़्यादा दूर, तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, यानी कुछ बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी जब हम उनको इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे सिचुएट करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि सबको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और अदर चीज़ें मिलती हैं। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बहुत ध्यान देने के बाद भी ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को हटा देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद डालना। The substances which are added to the soil in the form of nutrients are for the healthy growth of plants and are called manure and fertilizers। यानी जो भी सब्सटेंस हम सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, वो सब कहलाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजेशन। तो अब बूझो ने कुछ कहा है, आई सॉ अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। तो वो कह रहा है कि मैंने देखा कि एक क्रॉप हेल्थी था जबकि दूसरे फार्म में वही प्लांट्स वीक थे, तो अब ऐसा क्यों होता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। ये तो हमको पता है कि सॉइल से ही सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फार्मर्स जो है कि पहले साल में ये डाला, फिर उस दूसरे साल में ये, फिर तीसरे साल में ये, हम ब्रेक नहीं दे रहे हैं फील्ड को, तो क्या होगा, सब अपना अपना न्यूट्रिएंट लेके चली जाएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, यानी कभी भी हम उसको खाली नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब सोचिए कि क्या होगा न्यूट्रिएंट्स को। अब हम देखिए, सबसे पहले एक साल डाला तो उसने थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, फिर दूसरे साल डाला तो उसने और न्यूट्रिएंट्स दे दिए, यानी न्यूट्रिएंट्स को वापस आने का हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हम एक पे एक डालते जा रहे हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। और यही अगर हम कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते रहते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पुअर यानी कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रेप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स उसमें क्या डालते हैं, मैन्योर यानी कि खाद डालते हैं, ताकि सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हम अच्छे से मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब ये मैन्योर क्या है, ये जो भी हमारे प्लांट्स एक्सक्रेट करते हैं, जो भी उनका फीकल मैटर होता है, वही जब डीकम्पोज हो जाता है तो उसे भी हम मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। यानी फार्मर्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को खुले में छोड़ देते हैं और उसे डिकम्पोज होने देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो डीकम्पोजिशन होता है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। द डीकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब यही मैटर जो डीकम्पोज हो जाता है इसको हम मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी दी है, ठीक है, आगे देखते हैं।
वाटर फर्टिलाइजर्स, अब मैन्योर तो हमने पढ़ लिया कि वो खाद है, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर्स कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी उसकी तरह ऑर्गेनिक नहीं होते, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं। अब ये मैन्योर से अलग कैसे होते हैं? फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब जब फार्मर ये फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल्स। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा लालच करते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स देंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो कम हो जाएगी, फर्टाइल, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स बन चुके हैं। कैसे? Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. यानी अब ये फर्टिलाइजर्स से हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इन फर्टिलाइजर्स के बदले किसे यूज़ करें? मैन्योर को यूज़ करें, या फिर हम ऐसा करें कि दो क्रॉप्स, यानी एक क्रॉप एक साल में उगाई तो उसको इस ज़मीन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे खाली, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. जब हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो इससे हमारा सॉइल टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, और साथ ही साथ प्लांट्स, इसकी जो वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और इससे सॉइल जो है उसमें भी वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। Another method for replenish the soil with nutrients is through crop rotation. अब एक और मेथड ये होता है कि हम क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करें, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। यानी अगर हमें एक के बाद एक लगाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अलग अलग क्रॉप्स यूज़ करें। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो पहले के टाइम में ऐसा ही करते थे लोग, जो भी नॉर्थ इंडिया वाले होते थे। एक सीजन्स में वो लेग्यूम्स ग्रो करते थे और अगले सीजन में वीट। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और इससे क्या होता था कि सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेनिश हो जाता था। फार्मर्स आर बीइंग इंकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, यानी ज़्यादातर लोग फार्मर को इंकरेज करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी पिछले कुछ क्लासेस में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, 7th क्लास में ही पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस। तो फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड है, जबकि मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि हमें कैटल के एक्सक्रेटा से डिकम्पोजिशन होके मिलता है। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, और मैन्योर को हम फील्ड्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करता, पर मैन्योर जो है वो सॉइल में बहुत सारा ह्यूमस ऐड करता है। फर्टिलाइजर्स जो है वो सिर्फ कुछ ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं, जैसे स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के लिए। जिससे हमारे ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन के लिए हम अलग से फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस है तो उसके लिए अलग यूज़ करेंगे। पर मैन्योर जो है वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं। सो एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब मैन्योर यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है, इसी वजह से बहुत अच्छा है। दूसरी ये है कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तीसरा ये है कि सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सकता है। तीसरा ये है कि इससे बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब का नंबर इंक्रीज़ होता है, और साथ ही साथ ये सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा करता है। अब आता है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको पानी चाहिए रहने के लिए। तो अब ये वाटर जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, प्लांट्स की भी ज़रूरी है। वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, अब ये जो वाटर है ये प्लांट के रूट्स अब्जॉर्व करते हैं।
अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जॉर्व, और इस पानी के साथ 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 मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी ऑब्जॉर्व करते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर्स, यानी प्लांट में 90% वाटर होता है, यानी जितना भी उनका फॉर्मेशन है उसका 90% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजेंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अब ये वाटर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीड्स तब तक ग्रो नहीं करती जब तक उनको पानी ना मिले, यानी वो ड्राई कंडीशंस में ग्रो नहीं करती। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और अगर हम सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐसे दें तो वो उतने अच्छे से नहीं एब्जॉर्व करती जितना वो पानी में डिजॉल्व करके करती है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, यानी वाटर जो है वो क्रॉप्स को बचाता है फ्रॉस्ट से भी और साथ ही साथ एयर करंट से भी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल ऑफ हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, फिल्टर्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी अगर हमें अपने सॉइल का मॉइस्चर बढ़ाना है, अपने क्रॉप को हेल्थी करना है तो हमें रेगुलरली वाटर करना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, और इसी वाटर के सप्लाई को जो कि हम रेगुलर इंटरवल्स पे करते हैं वो कहलाता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अभी जो इरिगेशन की फ्रिक्वेंसी है, यानी किस प्लांट को कितना देना है, कितने टाइम पे देना है, ये अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है, अलग अलग सॉइल में भी अलग अलग होती है और अलग अलग सीज़न में भी अलग अलग होता है। जैसे कि समर में ज़्यादा हम करते हैं वाटरिंग, क्यों? क्योंकि बारिश तो होती नहीं है और जिसकी वजह से ज़्यादातर इवापोरेट हो जाता है वाटर जो भी सॉइल में है, इसलिए हमें ज़्यादा करना पड़ता है। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के सोर्स। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, यानी जो भी सोर्सेस होते हैं वो होते हैं वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम और साथ ही साथ कैनल्स। आगे देखते हैं। अब आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड क्या है। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields, यानी वेल्स में हमारा वाटर होता है पहले से प्रेजेंट, अब इसको निकालने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड होती है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, अब इन मेथड में हम कैटल का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ ह्यूमंस का भी। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, इसीलिए मेथड्स जो हैं वो चीपर यानी सस्ते हैं। अब ट्रेडिशनल वेज कौन से हैं? पहला है मोट और एक है चेन पम्प। तो दिया भी है, ये है हमारा चेन पंप वाला सिस्टम और साथ ही साथ ये है हमारा रहाट और ये है देखली, और ये देखली और रहाट भी उसी सिस्टम में आते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, यानी पम्प्स जो है उसको हम आम तौर पे यूज़ करते हैं वाटर लिफ्टिंग करने के लिए। डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी है, इसको भी यूज़ किया जाता है इन पम्प्स को रन करने के लिए। अब हम आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी जो इरिगेशन है इसके मॉडर्न मेथड्स क्या हैं। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी ये जो है वो वाटर को सेव भी करते हैं यूज़ करते वक्त। अब दो मेथड्स दिए हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये जो है वो उस ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिनके नोजल्स जो होते हैं वो ऐसे, देखिए यहाँ पे जैसे कि परपेंडिकुलर पाइप है, अब इनके नोजल्स हर जगह पानी स्प्रिंकल करवाते हैं और ये घूमते भी रहते हैं जिसकी वजह से पानी हर जगह चला जाए। फिर आता है ड्रिप सिस्टम, तो इस सिस्टम में है वाटर का बहुत ज़्यादा अच्छा कंजर्वेशन होता है क्योंकि पानी जो है वो रूट तक ले जाके हम ड्रॉप ड्रॉप पहुंचाते हैं उससे, अब ड्रॉप ड्रॉप पहुंचाते हैं इसलिए वो कहलाता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, और ये उन जगहों के लिए वरदान है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। देखो यहाँ पे ड्रिप सिस्टम यहाँ से जा रहा है, हर एक प्लांट के रूट तक ड्रॉप ड्रॉप पानी पहुँचाया जा रहा है। आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी वीड से प्रोटेक्शन। Buju and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants, यानी बूझो और पहेली आसपास के wheat field में गए तो उन्होंने देखा कि जो मेन प्लांट यानी जो wheat है उसके साथ कुछ अदर भी प्लांट्स उग रहे हैं। तो ये कौन से प्लांट्स हैं?
In field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. फील्ड्स में जो है, जो हम मेन क्रॉप उगा रहे हैं वो तो उगता ही है, पर साथ ही साथ कभी कभी कुछ दूसरे क्रॉप्स भी उग जाते हैं। ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, यानी हम इन्हें नहीं चाहते, और ऐसे ही अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब इसी वीड्स के रिमूवल को हम कहते हैं वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. यानी अब ये वीडिंग क्यों ज़रूरी है, यानी क्यों वीड्स का रिमूवल नेसेसरी है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये मेन प्लांट के साथ उगती है, तो ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, और इसी वजह से जो भी हम मेन प्लांट तक पहुंचाना चाहते हैं ये वो छीन लेती है, यानी सनलाइट भी वो छीन लेती है, पानी जो हम इरिगेट कर रहे हैं वो भी वो ले लेती है। यानी इस तरह से कंपटीशन बढ़ जाता है, हमारा मेन प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए उसका रिमूवल नेसेसरी है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ्स। यानी फार्मर्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इनको हटाने के लिए और इनकी ग्रोथ पे कंट्रोल पाने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी क्रॉप्स को उगाने से पहले हम जो टिलिंग करते हैं इससे भी मदद आता है, ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। यानी सबसे अच्छा टाइम जो है इनको हटाने का वो ये है कि इनके फूल और सीड्स आने से पहले हम इनको काट दें। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग ऑफ कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो सबसे अच्छा मेथड है वो ये है कि हम इसका फिजिकल रिमूवल यानी अपने हाथ से ही निकाल दें। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अब इसको हम खुरपी की मदद से करते हैं, और सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब कुछ केमिकल्स भी आते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं वीडिसाइड, जैसे कि 2,4-D, ये सब नाम है उनके। These are sprayed in the fields to kill the weeds. अब इनको जब हम फील्ड्स में स्प्रे कर देते हैं तो जितने भी वीड्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। They do not damage the crops, पर वो मेन क्रॉप को डैमेज नहीं करते। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. यानी एक स्प्रेयर की मदद से हम इसे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर है वीडिसाइड स्प्रे करने के लिए कैसे स्प्रे किया जा रहा है। आगे देखते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds from flowering and seed formation. अभी हमने पढ़ा कि weedicides को हम कब से स्प्रे करते हैं? उसके फ्लावर और वीड सीड्स आने से पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। यानी जब वीडिसाइड को हम स्प्रे करते हैं तो उससे फार्मर की हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। यानी जब भी वो इसे स्प्रे कर रहे हैं तो उन्हें अपना नाक और मुँह अच्छे से ढक लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब हार्वेस्टिंग की प्रोसेस पे आ गए हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कोई भी क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, और तब जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। और इसी वजह से जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्रॉप्स को हम निकालते हैं, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। यानी अगर हम नॉर्मल सीरियल क्रॉप की बात करें तो उसे 3 से 4 महीने लगते हैं पकने में। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। यानी हमारे देश में जो हार्वेस्टिंग होती है वो या तो हाथ से सिकल से हो जाती है या फिर हार्वेस्टर से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। और फिर एक और मेथड होती है हार्वेस्टर से करने के लिए, तो उसमें हम चाफ से अलग करते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है थ्रेसिंग। यानी सबसे पहले हमने उन्हें अलग कर दिया तो प्लांट्स को काट दिया, तो उसमें जो हमारा यूज़फुल कंपोनेंट है उसके साथ कुछ अदर कंपोनेंट्स भी है, और उसी चाफ को अलग कहलाने का मेथड कहलाता है थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। और ये काम किया जाता है एक मशीन से जिसका नाम है कंबाइन। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ क्राफ एंड चाफ बाय विनोइंग। यानी जिनके पास कम ज़मीन है, थोड़े गरीब लोग हैं, तो वो जो है इस चाफ को अलग करते हैं विनोइंग की प्रोसेस से, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा। अब हम आते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हमने स्टोरेज ध्यान से नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अब इन जो हमने काटे हैं ग्रेन्स, इनको बहुत टाइम तक हमें रखना पड़ता है, इसलिए हम इससे मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी इनकी रक्षा करनी होती है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। अब जो ग्रेन्स हार्वेस्टेड होते हैं उनमें ज़्यादा ही मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने तुरंत काटा और तुरंत उसे स्टोर कर दिया तो वो स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो सकते हैं और उस पर ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं उन्हें, और वो अनफिट होता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें स्टोर करने से पहले सबसे पहले हम उन्हें अच्छे से धूप में गर्म सुखाते हैं। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। और इससे हम उसकी रक्षा करते हैं पेस्ट, ऑर्गेनिजम्स और ये सब से, ठीक है। आगे देखते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। यानी जो नॉर्मल फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं या तो जूट बैग्स में या फिर मेटालिक बीन्स में। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insect। और अगर हमें बहुत ज़्यादा स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे करना है उसको स्टोरेज, तो फिर हम साइलोज या ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स। अगर हम घर में उसको स्टोर कर रहे हैं तो हम उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं उससे, ताकि कीड़े ना आए। For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। और अगर हम उन्हें बड़े बड़े ग्रेनरीज या साइलोज में रखना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए हम अच्छे से उस पर केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet। यानी ज़्यादातर लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, फ़िश उनका एक मेजर पार्ट होता है खाने का। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांट से हमें किस किस तरह के फूड्स मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। यानी अभी हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे मेथड्स लगते हैं, जैसे कि सीड्स को सिलेक्ट करना, फिर सोइंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। ठीक उसी प्रकार जिन एनिमल्स को हम घर पे पालते हैं तो उनको भी हमें प्रॉपर फूड देना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। और इसी काम को हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे करते हैं, तो ये कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इससे हमें लीवर ऑयल मिलता है और जो कि विटामिन डी में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।